के संदर्भ में अगर चर्चा करूं तो आप सभी जानते हैं कि पृथ्वी का जो मध्य भाग है उसे विषुवत रेखीय प्रदेश कहते हैं। और विषुवत रेखीय प्रदेश प्रदेश में 10 डिग्री उत्तर से 10 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध के मध्य का जो इक्वेटोरियल पेटी है, यहाँ पर लो प्रेशर पाया जाता है। लो प्रेशर को हम लिख देते हैं दिस वन, क्या लिख देते हैं, एल पी। क्या लिख देते हैं मित्रों, इसे लो प्रेशर को एलपी लिख देते हैं। दिस वन लो प्रेशर पाया जाता है। दूसरे शब्द की ओर हम बढ़ते हैं, दूसरे शब्द की ओर। यहां लगभग 25 से 35 डिग्री के मध्य दोनों ही गोलार्धों में, 25 से 35 डिग्री के मध्य दोनों ही गोलार्धों में एक उच्च दाब की पेटी पाई जाती है, जिसे उपोष्ण कटिबंधीय उच्च दाब पेटी कहते हैं हम। सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट्स के नाम से इसे हम जानते हैं। दिस वन इज सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट्स। सब के नाम लिख दूंगा ताकि आपके लिए हर बात काफी सहज हो सके, कहीं भी आपको कठिनाई न लगे। तीसरी प्राप्त होती है पेटी सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट कहलाती है। उपध्रुवीय निम्न दाब की पेटी प्राप्त होती है मित्रों, उपध्रुवीय निम्न दाब की पेटी प्राप्त होती है। दिस वन, ठीक है, यहां प्राप्त हो रही दिस वन उपध्रुवीय निम्न दाब की पेटी। इसी तरह दक्षिणी गोलार्ध में भी उपध्रुवीय निम्न दाब की पेटी है। फिर ध्रुवीय उच्च दाब की पेटी प्राप्त हो रही है। पोलर हाई प्रेशर बेल्ट प्राप्त हो रहा है, दिस वन एंड दिस वन। अब सबके बारे में मैं लिख देता हूं तो आपके लिए सरल हो जाएगा। दिस वन इज पोलर हाई प्रेशर, एच पी, हाई प्रेशर पोल के पास है, इसलिए इसे पोलर हाई प्रेशर बेल्ट कहते हैं। एचपी, एचपी का मतलब हाई प्रेशर। दूसरा हो गया, दूसरा हो गया दिस वन सब पोलर, ये वाला सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट, मतलब उप ध्रुवीय निम्न दाब की पेटी। तो यहां भी है उप ध्रुवीय निम्न दाब की पेटी, है ना। तो तीसरे नंबर पर आती है, तीसरे नंबर पर आती है मित्रों, आप यहां गौर से देखेंगे, ये उपोष्ण कटिबंधों में जिसे सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट कहते हैं, तो दिस वन ये हाई प्रेशर बेल्ट हो गया। अब हिंदी में अगर आप लिखेंगे इसे तो ये विषुवतीय पेटी है, विषुवतीय निम्न दाब हो गया। ये उपोष्ण उच्च दाब हो गया दोनों गोलार्धों में, ये भी उपोष्ण पेटी है, उपोष्ण उच्च दाब हो गया। ये उपध्रुवीय हो गया, उपध्रुवीय। ये दाब मैं नहीं समझा रहा, इसके साथ मुझे पवन समझाना है। और ये हो गया ध्रुवीय, ये हो गया मित्रों ध्रुवीय उच्च दाब की पेटी हो गई, ध्रुवीय यहां भी हो गई है, ध्रुवीय उच्च दाब की पेटी हो गई है, ठीक है ना। इस प्रकार की पेटियां पाई जाती हैं। उच्च दाब की पेटी को कुछ मैं ऐसा क्रॉस कर देता हूं, कुछ भी ऐसा कर दूं ताकि आप एकदम स्पष्टता से इसे देखकर समझ पाएं कि ये उच्च दाब की है, बाकी निम्न दाब की पेटी है। पवनों की प्रकृति के बारे में मैंने बताया कि हमेशा ही पवन हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर जाती हैं। किधर की ओर जाती है, तीर का निशान बताता है कि इसका संचरण इधर की ओर पाया जाता है, इधर की ओर पाया जाता है। समझ रहे हैं ना, समझ रहे हैं पूरी बात। हमेशा पवनें हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर संचरित होती हैं। अब जो ये चार पवनें मैंने बताई हैं वो कहां प्रवाहित होती हैं, कैसे प्रवाहित होती है, थोड़ा सा चित्र में पहले एक बार ठीक से देख लेंगे, फिर बना लेंगे, फिर मैं समझा भी दूंगा और उनके बारे में सब कुछ एक एक शब्द लिखा दूंगा, सब चीज लिखा दूंगा, है ना। तो देखो ध्यान से, जिसे आप लोग इक्वाटोरियल वेस्टर्ली कहते हैं, विषुवतीय पछुआ कहते हैं, यह विषुवत रेखीय इस पेटी में जो 10 डिग्री उत्तर से 10 डिग्री दक्षिण के मध्य प्राप्त होती है, इसमें पश्चिम से पूर्व की ओर प्रवाहित होती है। पवनों का नामकरण हमेशा उनके उत्पत्ति बिंदु या उत्पत्ति क्षेत्र या उत्पत्ति दिशा के आधार पर दिया जाता है। याद करो, पवनों का नामकरण
हमेशा उनके उत्पत्ति दिशा के आधार पर किया जाता है। जैसे एक पवन पश्चिम में उत्पन्न होकर पूर्व की ओर जा रही है तो उसका नाम पड़ेगा पछुआ, और चूंकि विषुवत रेखा में प्रवाहित होती है इसीलिए इस पवन का नाम हो जाएगा विषुवतीय पछुआ पवन। ठीक है, क्या हो जाएगा, क्या होता है, विषुवतीय पछुआ पवन कहा जाता है, विषुवतीय पछुआ पवन कहा जाता है। पहली बात तो ये यहां पर होती है। दूसरी बात, पवनों के प्रवाह के संदर्भ में आप सभी जानते हैं कि इनमें क्वारियोलिस बल एवं फेरल का नियम लागू होता है। नए बच्चे सुनकर घबराएंगे नहीं, केवल ये शब्द कान में जाने देंगे, सब कुछ समझाऊंगा। इनमें क्वारियोलिस बल एवं फेरल का नियम लगता है। अब ये क्या है, क्वारियोलिस बल एवं फेरल के नियम के अनुसार पवने दोनों ही गोलार्धों में, विषुवत रेखा के उत्तर का भाग, ये भाग पूरा उत्तरी गोलार्ध कहलाता है जिसे हम लोग नॉर्दर्न हेमिस्फीयर कहते हैं, और विषुवत रेखा से दक्षिण का सारा भाग सदर्न हेमिस्फीयर अर्थात दक्षिणी गोलार्ध के नाम से जाना जाता है। यह भी ध्यान रखना कि हर शब्द का इंग्लिश शब्द मैं बोलता भी जा रहा हूं, हर शब्द का इंग्लिश शब्द बोलता जा रहा हूं, कहीं किसी तरह से घबराने की जरूरत नहीं है। सौरभ, आपने जो प्रश्न लिखा है अभी उसका मैं जवाब देता हूं, अभी जवाब देता हूं, ठीक है ना। बस मित्र देखो ध्यान से, यहां पर उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध क्या कहता है, क्या कहता है, हमेशा ध्यान रखना। क्वारियोलिस बल एवं फेरल का नियम कहता है कि पवनें उत्तरी गोलार्ध में जब भी प्रवाहित होंगी अपने प्रवाह दिशा में दाहिनी हाथ की ओर मुड़ जाएंगी। मुड़ने के लिए शब्द विक्षेपण का प्रयोग किया जाता है। पवनें जब भी संचरित होंगी संचरण के क्रम में उत्तरी गोलार्ध में अपने दाहिने हाथ की ओर मुड़ेंगी, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में अपने बाएं हाथ की ओर मुड़ेंगी। फिर से सुनो, क्वारियोलिस बल एवं फेरल्स के नियम के अकॉर्डिंग पवनें उत्तरी गोलार्ध में प्रवाहित होती हुई धीरे धीरे अपने दाहिने हाथ की ओर राइट वर्ड डायरेक्शन में या घड़ी की सुई के दिशा में क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मुड़ेंगी, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में या बाएं हाथ की ओर मुड़ती हैं। पवनों में यह नियम है, एक प्रकार का आभासी बल कार्य करता है, वास्तविक बल नहीं। क्वारियोलिस बल को आभासी बल कहा गया है और इसके कारण पवनों की दिशा मुड़ती जाती है। इसीलिए उपोष्ण उच्च दाब से, उपोष्ण उच्च दाब से वह पवन जिसे विषुवतीय निम्न दाब की ओर सीधी रेखा में आनी थी वह सीधी रेखा की ओर ना जाकर अपने दाहिने हाथ की ओर मुड़ी हुई है। आप यहां से खड़े होकर अगर इधर की ओर आएंगे तो यह पवन अपने दाहिने हाथ की ओर मुड़ी हुई प्रतीत होगी। और ठीक इसी तरह अगर हम दक्षिणी गोलार्ध में देखें तो दक्षिणी गोलार्ध में यह पवन अपने बाएं हाथ की ओर मुड़ेगी। किधर की ओर मुड़ जाएगी, अपने बाएं हाथ की ओर मुड़ेगी, और इस प्रकार से इसके प्रवाह की दिशा पाई जाएगी। तो पहली पवन जो विषुवत रेखा के आसपास थी उसे विषुवतीय पछुआ कहते हैं क्योंकि पश्चिम से पूर्व जा रही थी। बट ये जो पवन उपोष्ण उच्च दाब से विषुवतीय निम्न दाब में, विषुवतीय निम्न दाब के मध्य पाई जाती है, इसे ही हम व्यापारिक पवन कहते हैं, इसे ही हम ट्रेड विंड कहते हैं। दोनों ही गोलार्धों में सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट से बेसिकली इक्वाटोरियल लो प्रेशर बेल्ट, हिंदी में उपोष्ण उच्च दाब पेटी से विषुवतीय निम्न दाब पेटी के मध्य प्रवाहित होने वाली ये जो दोनों लाल रंग की पवन दिखाई गई हैं, इन पवनों को व्यापारिक पवने कहा जाता है। व्यापारिक पवने कहा जाता है। व्यापारिक पवनों के संदर्भ में, व्यापारिक पवनों के संदर्भ में मित्रों ध्यान से संदर्भ में क्या यहां समझने की कोशिश करेंगे। उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में उत्तरी गोलार्ध की इनके प्रवाह की दिशा उत्तर पूर्व है और दक्षिणी गोलार्ध में इनके प्रवाह की दिशा दक्षिण पूर्व है। इसीलिए इसे उत्तरी गोलार्ध में नॉर्थ ईस्ट
ट्रेड विंड कहते हैं, उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवन कहते हैं, तो दक्षिणी गोलार्ध में साउथ ईस्ट ट्रेड विंड कहा जाता है। दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवन कहा जाता है। उत्तरी गोलार्ध में उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवन, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवन के नाम से इन्हें संबोधित किया जाता है। व्यापारिक पवनें दोनों ही गोलार्धों में हैं। उत्तरी गोलार्ध में उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवन, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवन कहलाती हैं। अब बात आती है पछुआ पवनों की। पछुआ पवनें कहाँ हैं? तो पछुआ पवनें बेसिकली उपोष्ण उच्च दाब से उपध्रुवीय निम्न दाब पेटी के मध्य प्राप्त होती हैं और इनके प्रवाह की दिशा लगभग पश्चिम से पूर्व की ओर रहती है। कैसी रहती है? लगभग पश्चिम से पूर्व की ओर रहती है, इसीलिए इन्हें पछुआ कहते हैं। इन्हें इंग्लिश में वेस्टर्लीज कहते हैं। क्या कहते हैं मित्रों? इन्हें इंग्लिश में पछुआ कहते हैं या वेस्टर्लीज कहते हैं। इंग्लिश में इन्हें वेस्टर्लीज कहते हैं। पछुआ पवने, क्यों पछुआ नाम पड़ा इनका? क्योंकि लगभग पश्चिम से पूर्व की ओर जाती हैं। इनकी प्रवाह की दिशा लगभग पश्चिम से पूर्व की ओर हो जाती है, इसलिए इन पवनों को पछुआ के नाम से जानते हैं। और यह पवनें भी क्वारियोलिस बल एवं फेरल के नियम का अनुपालन करती हैं। ध्यान रखना, जब तक पृथ्वी जीवित है, जब तक पृथ्वी में घूर्णन है, तब तक पवन एवं जल धाराओं के प्रवाह में क्वारियोलिस बल एवं फेरल का नियम हमेशा ही साथ साथ कार्य करेगा। क्वारियोलिस बल एवं फेरल के नियम को कभी भी काटा नहीं जा सकता, अर्थात चाहे छोटे स्तर पर या बड़े स्तर पर पवनें प्रवाहित होंगी तो अपने प्रवाह दिशा से उत्तरी गोलार्ध में क्लॉकवाइज डायरेक्शन में और दक्षिणी गोलार्ध में एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मुड़ेंगी अवश्य ही। अब बात आती है ध्रुवीय उच्च दाब की। ध्रुवीय उच्च दाब से जो पवनें उपध्रुवीय निम्न दाब की ओर आ रही थी, तो मित्रों ध्यान से समझना, ये पवन भी क्वारियोलिस बल के प्रभाव से उत्तरी गोलार्ध में दाहिनी ओर तथा दक्षिणी गोलार्ध में अपने बाईं ओर मुड़ती हैं और इनके मुड़ने की दिशा इतनी विक्षेपित हो जाती है कि लगभग पूर्व से पश्चिम की ओर आती हुई दिखाई देने लगती हैं। ध्रुवों से चलती हैं, पूर्व से पश्चिम की ओर प्रवाहित होती हुई प्रतीत होती हैं, तो ध्रुवों से चलने के कारण इनका नाम पड़ा पोलर और पूर्व से पश्चिम की ओर चलने के कारण नाम पड़ा इनका ईस्टर्ली, इसीलिए इन्हें ध्रुवीय पूर्वा कहते हैं। ये जो पवन है मित्रों, इसे पोलर ईस्टर्ली कहते हैं। पोलर, EASTRELIES। ओहो, ठीक है। अब इसे संक्षेप में मैं पीई बस लिख देता हूं, पोलर ईस्टर्ली लिख देता हूं। तो इस तरह से हमारे घूर्णन करती हुई पृथ्वी में स्थायी पवनें इन दाब पेटियों के मध्य 4 प्रकार की पाई जाती हैं। एक विषुवतीय पछुआ हो गया, दूसरी व्यापारिक पवनें हो गई, तीसरी पछुआ पवनें हो गई, चौथी ध्रुवीय पूर्वा हो गई। क्वारियोलिस फोर्स एंड फेरल्स लॉ का एक और नियम है कि जैसे जैसे हम विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाते हैं तो पवनों का विक्षेपण बढ़ता जाता है, क्योंकि क्वारियोलिस बल का मान बढ़ता है, अर्थात विषुवत रेखा में क्वारियोलिस बल न्यूनतम जबकि ध्रुवों में क्वारियोलिस बल अधिकतम कार्य करता है। इसीलिए विषुवत रेखा के पास पवनों का विक्षेपण नगण्य होगा, जबकि जैसे जैसे हम
उत्तर या दक्षिण गोलार्ध की ओर, ध्रुवों की ओर बढ़ेंगे तो पवनों का विक्षेपण अधिक होता जाता है। तो ध्रुवों के पास सर्वाधिक विक्षेपण, विक्षेपण मतलब मुड़ना, ध्रुवों के पास सर्वाधिक विक्षेपण के प्रभाव से ये जो ध्रुवीय पूर्वा है ना, इतना अधिक पूर्व से पश्चिम संचरित होती हुई दिखाई देती है कि यह लगभग ध्रुवों की परिक्रमा करने वाली पवन हो जाती है। शीतकाल में ये पवन सबसे अधिक प्रचंड होती है। आप जानते हैं ध्रुवों में 6 महीने की शीतल रात्रियां हैं, तो ध्रुवीय शीतकाल में या ठंडियों में या रात्रि काल में यह सबसे प्रचंड होती है। और उच्च प्रचंड वेग के साथ यह ध्रुवों के जब चारों ओर संचरित होने लगती है तो इसे हम पोलर वोर्टेक्स कहते हैं, ध्रुवीय भंवर के नाम से जाना जाता है। ध्रुवों की परिक्रमा करने वाली प्रचंड ध्रुवीय पूर्वा पवनों को ही ध्रुवीय भंवर कहते हैं। इसे हम पोलर वोर्टेक्स के नाम से जानते हैं। तो इस प्रकार से मित्रों ये पेटियां हैं। मैं साइड हो जाता हूं, चित्र में शुद्धता से बना लेंगे, बाकी फिर आपके प्रश्नों का जवाब देता हूं। ये लीजिए, मैं इधर साइड हूं। सौरभ के प्रश्न ठीक है, कोई बात नहीं सौरभ, हर समस्याओं के समाधान अब किए जाने शुरू हुए हैं। थोड़ा सा पूर्व में चीजें ठीक से नहीं देखी, चीजें ठीक से नहीं हो पाई थी, उन्हें अब हर एंगल से ठीक किया जा रहा है। जो वैलिडिटी है उसे बढ़ा दिया जाएगा कोर्स की। आप लोगों की जो ओल्ड स्टूडेंट्स हैं उन्हें बढ़ा दिया जाएगा। पॉलिटी की क्लास तो अभी समाप्त ही हुई थी, बट कोई बात नहीं, आप लोगों को नहीं मिली तो फिर से अभी क्लासेस होंगी। डिजास्टर मैनेजमेंट बहुत छोटी क्लास है, मैं तो रिकॉर्ड करा के भी आपको दे दूंगा, कोई दिक्कत नहीं, हो जाएगा। इकोनॉमी की क्लास चल रही है, अगर करना है तो कर लो एक बार ठीक से, इफ बट मत करना, में तो देख लो अच्छे से। बिल्कुल रंजन, आपने ठीक लिखा है। पृथ्वी के घूर्णन से ही कॉरियोलिस बल कार्य करता है। दोनों में बराबर होगा, लेकिन साउथ में रिलेटिवली थोड़ा ज्यादा कार्य करता है। दीपिका, रंजन, बैच 4 में इकोनॉमिक्स की क्लास नहीं चल रही, आज मैंने बोल दिया है, अब होगी, ऐसा नहीं है नहीं होगी, सब में होगी। बिल्कुल, दोनों, एस के झा सर भी हमारे पास अभी भी है, दोनों एक्सपर्ट टीचर हैं, सबकी आप कक्षाएं अपने स्तर से ले लें। ठीक है, लगभग अब फिनिश होने जा रही है। गीता अब फिनिश होने जा रही है अब क्लास। राजर्षि एक बार लेकर देख ले, निश्चित रूप से आपको पृथक थोड़ा सा अनुभव होगा। जेट स्ट्रीम इसके अंतर्गत आ जाएगा। ये तो संस्था से बात करनी पड़ेगी गीता आपको। जो शॉर्ट फॉर्म लिखा, फुल फॉर्म मैं भी बोलूंगा, आप लोग बस पढ़ते रहे। अगर अर्थ घूमना रुक जाए तो क्या होगा दिलबर, कॉरियोलिस फोर्स नहीं लगेगा, कॉरियोलिस फोर्स खत्म हो जाएगा। ठीक है, जिन बच्चों ने नहीं बनाया वो भी बना ले। गवर्नेंस की क्लास रिनेम नहीं कर रहे मैनेजमेंट टीम, हम समझ नहीं पाए संजय, एक बार बात करेंगे गवर मैनेजमेंट से। कोई बात नहीं अखिल, अभी आप कुछ कक्षाएं लेते चले जाएं, अच्छे से समझ में आएगा सब। सारी कक्षाएं होंगी, सारी कक्षाएं होंगी।
आप में से कई लोग तो केवल कमेंट्स पर टिके हुए हैं, कमेंट्स पर कमेंट्स। बन गया सभी का। देखो जो शॉर्ट फॉर्म मैंने लिखा है, साउथ ईस्ट ट्रेड विंड है और नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड है। NETW मतलब नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड, और SETW मीन्स साउथ ईस्ट ट्रेड विंड। PE का मतलब पोलर ईस्टर्ली। HP का मतलब हाई प्रेशर। LP का मतलब लो प्रेशर। तीर के निशान के साथ NH जो लिखा है वो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, और दक्षिण की ओर जो तीर का निशान है उसे बोलते हैं सदर्न हेमिस्फेयर। सदर्न हेमिस्फेयर। सदर्न हेमिस्फेयर। कुछ इस प्रकार से, ठीक है, इस प्रकार से कुछ लगभग हो गया सभी का। ओके सोनी, बहुत अच्छे से समझ में आ गया, ठीक है। साइंस की भी कक्षाएं होंगी चंचल, पक्का पक्का। डिजास्टर मैनेजमेंट की कक्षाएं मैं आपको रिकॉर्ड करके दे देता हूं, तो आप लोग आराम से धीरे धीरे करके पढ़ते रहिएगा, और मुझसे क्लास के साथ साथ प्रश्न भी जरूरत के हिसाब से पूछते रहिएगा, है ना। कुछ कुछ छोटा टॉपिक है, 20-30 घंटे की कक्षाएं हैं, आराम से आप उन्हें पढ़ डालेंगे। सुरभि, आपका भी कमेंट्स आ रहा है, हो सकता है स्पीड से आगे निकल गया हो। ओके, हो गया। अब शुरू करें, चलो। तो पहली बात से शुरू करते हैं। सबसे पहले आप लिखिए विषुवतीय पछुआ। केवल आज एक ही लिखाता हूं, फिर जिससे आज पहली कक्षा जिनकी हो उनके लिए बल्कि न लगे, कल से पूरा पूरा 2 घंटे की कक्षा आप लोगों ने है। तो सभी लोग लिखेंगे पहला विषुवतीय पछुआ, इक्वेटोरियल वेस्टर्ली। इक्वेटोरियल वेस्टर्ली, विषुवतीय पछुआ। लिखेंगे, लिखिए सभी इक्वेटोरियल वेस्टर्ली के बारे में। लिखें विषुवतीय निम्न दाब पेटी। विषुवतीय निम्न दाब पेटी, पेटी ब्रैकेट लिखें, 10 डिग्री उत्तर से 10 डिग्री दक्षिण के मध्य। 10 डिग्री उत्तर से 10 डिग्री दक्षिण के मध्य। क्या लिखा? विषुवतीय निम्न दाब पेटी, पेटी के आंतरिक भाग में, के आंतरिक भाग में, आंतरिक भाग में, इनर पार्ट,
आंतरिक भाग में, पश्चिम से पूर्व की ओर, पश्चिम से पूर्व की ओर, पूर्व की ओर प्रवाहित होने वाली, प्रवाहित होने वाली, प्रवाहित होने वाली एक, एक मंद, मंद मतलब स्लो, मंद, दुर्बल, कॉमा लगा के लिखेंगे, दुर्बल, दुर्बल मतलब वीक, मंद, दुर्बल पवन, मंद दुर्बल पवन, जो कि महासागरीय जल क्षेत्र में, महासागरीय जल क्षेत्र में, जहां भी सागर का जल होगा, महासागरीय जल क्षेत्र में स्थायी रूप से प्राप्त होती है, जबकि महासागरीय जल क्षेत्र में स्थायी रूप से प्राप्त होती है, जबकि जबकि महाद्वीपीय भाग में, महाद्वीपीय भाग में कॉमा लगाकर घर्षण प्रभाव के कारण, फ्रिक्शनल इफेक्ट, कहीं पर पर्वत होगा, कहीं पठार होगा, कहीं पहाड़ियां होगी, कहीं कहीं पर वन होगा, तो हर जगह घर्षण लगेगा। घर्षण प्रभाव के कारण लगभग विलुप्त प्राय रहती हैं। घर्षण प्रभाव के कारण लगभग विलुप्त प्राय रहती हैं, विलुप्त प्राय रहती हैं। इसीलिए इसीलिए इनके इनके स्थायी मौसमी प्रभाव, इसीलिए इनके स्थायी मौसमी प्रभाव देखने को नहीं मिलते। स्थायी मौसमी प्रभाव देखने को नहीं मिलते। पूर्ण विराम, पहली बात समाप्त हुई। इसी तरह सबके बारे में टेक्स्ट लिखना है। पहले उस पवन के बारे में बताना है, फिर उसके मौसमी प्रभावों को दर्शाना है। पहले पवन के बारे में बात करेंगे, फिर उसके मौसमी प्रभाव क्या होते हैं इसे दिखाएंगे। पर मित्रों, अगली पवनों के बारे में पढ़ेंगे कल, आज नहीं पढ़ते। आज शुरुआत कर रहे हैं चीजों की काफी दिनों बाद, इसलिए इतना ही पर्याप्त है। कल बाकी पवनों के बारे में पढ़ते हुए हम लोग जेट स्ट्रीम तक पहुंच जाएंगे। कहाँ आएगा, कैसे आएगा जेट स्ट्रीम, सब पर चर्चा करेंगे। बट मित्रों, एक बात अवश्य ध्यान रखें, आप में से बहुत